भारत में लोकतंत्र पर संकट मंडरा रहा है। वी डैम रिपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव और नागरिक समाज की स्वतंत्रता पर गहरा असर पड़ा है। क्या आरएसएस और बीजेपी की नीतियां लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं? क्या इंडिया गठबंधन इसका जवाब बन सकता है? इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर राम पुनियानी अपने आलेख में। तो आइए सुनते हैं कि क्या लिखा है प्रोफेसर राम पुनियानी ने। वी डैम इंस्टीट्यूट की भारत के संबंध में रिपोर्ट जो द हिंदू में प्रकाशित की गई है में कहा गया है कि यह रेखांकित करते हुए कि लोकतंत्र के लगभग सभी घटकों की स्थिति जितने देशों में सुधर रही है उससे अधिक देशों में बिगड़ रही है। रिपोर्ट में विशेष तौर पर यह जिक्र किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, संगठित होने व नागरिक समाज की आबादी पर निरंकुशता के बढ़ते देशों में सबसे गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में भारत के मैदानी हालात का काफी सटीक सार प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। हाल के समय में आरएसएस, बीजेपी मिलकर हिंदू उत्सवों और समागमों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को आतंकित करने के एक और औजार के रूप में करने लगे हैं। यह रामनवमी के समारोह, होली और कुंभ मेले के दौरान व्यापक तौर पर देखा गया। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज समूह के बढ़ते हुए तानाशाहीपूर्ण रवैये के चलते ही तमाम विरोधाभासों के बावजूद अधिकांश विपक्षी दलों के एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन के गठन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा व सामाजिक समूहों द्वारा गठित मंचों जैसे इदिलू कर्नाटका और भारत जोड़ो अभियान का मिला जुला प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ा। भाजपा का 400 सीटें जीतने का लक्ष्य मिल गया। यह सच है कि इंडिया गठबंधन वांछित दिशा में नहीं बढ़ा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने का इरादा पूरा न हो सका। यह इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों में सफलता हासिल न हो पाने की एक वजह थी। इसकी दूसरी वजह थी संघ परिवार के सभी सदस्यों द्वारा भाजपा के पक्ष में पूरी ताकत लगा देना। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि भाजपा को आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह इतनी सशक्त हो गई है कि सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीत सके। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण जरूरत के प्रति उसके कई घटक दलों का रवैया उपेक्षापूर्ण रहा और कई ने इसके प्रति उदासीनता दर्शाई। सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस संबंध में कोई बड़ी पहल नहीं की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विचारधारा की दृष्टि से इस गठबंधन का सशक्त घटक सीपीआईएम इस मामले पर पुनर्विचार कर रहा है। उसके कार्यवाहक महासचिव प्रकाश काराट ने कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था, राज्यों के चुनाव के लिए नहीं, और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों का एक बृहद गठबंधन बनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधनों को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ताकि चुनावी राजनीति उनका गलाना घोट दे। यही बात उनके दूसरे शब्दों में वामपंथी झुकाव वाले बुद्धिजीवी कह रहे हैं, जिनका मानना है कि भाजपा दरअसल एक पूरी फांसीवादी पार्टी नहीं है। जैसे प्रभात पटनायक तर्क देते हैं कि जहां नवोदारवादी पूंजीवाद एक फांसीवादी हालत उत्पन्न करता है, जो दक्षिणपंथी आतंकवाद, अधिनायकवादी आंदोलनों, विदेशियों के प्रति द्वेष, अति राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षय के रूप में प्रकट होती है। किंतु ये अनिवार्यता 1930 के दशक के पूरी तरह से फांसीवादी राष्ट्र का पुनर्सृजन नहीं करती। हिंदूवादी राष्ट्रवाद के लिए नवफासीवाद, आद्य फांसीवाद, कट्टरवाद आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, परंतु रेखांकित करने वाली बात यह है कि कोई भी राजनीतिक परिघटना स्वयं को उसी तरीके से नहीं दोहराती। आज हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के कई लक्षण फांसीवाद से मिलते जुलते हैं। फांसीवाद ही आरएसएस के संस्थापकों, विशेषकर एमएस गोलवलकर का प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने अपनी पुस्तक दी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड में कहा, अपनी संस्कृति और नस्ल की शुद्धता कायम रखने के लिए जर्मनी ने सेमेटिक नस्लों, यहूदियों का देश से सफाया कर दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। यह नस्लीय अभिमान की उच्चतम अभिव्यक्ति है। जर्मनी ने यह भी दिखा दिया है कि मूलभूत अंतर वाली विभिन्न संस्कृतियों, नस्लों का मिलकर एक हो जाना लगभग असंभव होता है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। हम भारत में फांसीवाद के लक्षणों को उभरता देख रहे हैं, जैसे स्वर्णिम अतीत, अखंड भारत की अभिलाषा, अल्पसंख्यकों को देश का शत्रु करार देकर निशाना बनाना, अधिनायकवाद, बड़े उद्योग धंधों का वो बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार और सामाजिक चिंतन पर हावी होना आदि। हम यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति असहनशीलता का नजारा देख रहे हैं, जैसा कि महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के मामले में हाल में हुआ। उन्होंने कहा था, आरएसएस एक जहर है, वे इस देश की अंतरात्मा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इससे भयभीत होना चाहिए, क्योंकि यदि अंतरात्मा नष्ट हो जाती है तो सब कुछ छिन जाता है। तुषार गांधी से माफी मांगने और अपने शब्द वापस लेने की मांग की गई। उन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया और उन्हें अब हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। आरएसएस ने अपनी जबरदस्त पहुंच, सैकड़ों अनुषांगिक संगठनों, हजारों प्रचारकों और लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से आजादी के आंदोलन से जन्मे भारत के विचार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आजादी के आंदोलन के मूल्य हमारे संविधान में अभिव्यक्त हुए, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने पर आधारित है, और इसके केंद्र में है समावेशिता। आरएसएस की विचारधारा आजादी के आंदोलन और भारतीय संविधान के मूल्यों के विपरीत है और वे अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से उसे आगे बढ़ा रहा है। प्रारंभ में उसने इतिहास को तोड़-मोड़ कर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की, जैसा इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है।
और जहां औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना सत्ताधारी भाजपा की पहली प्राथमिकता बन गया है। इस समय उसके इशारे पर स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी भी है, जिनके बारे में यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमें आजादी दिलवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ तक कि उसके कई सोशल मीडिया पोस्टों पर यह तक दावा किया जा रहा है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में रोड़े अटकाने का प्रयास किया। यह सूची बहुत लंबी है। आज क्या किया जाना चाहिए, इसकी जरूरत है। करात का यह कहना सही है कि एक वृहद धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाए जाने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से इस यात्रा का पहला कदम था। जरूरत इस बात की है कि इस गठबंधन को और सशक्त बनाया जाए, गठबंधन के आंतरिक मतभेदों, टकराव, विवादों को सुलझाया जाए। गठबंधन के सदस्य दलों के बीच कुछ विरोधाभासों के बावजूद 10 लाख से अधिक सदस्यों वाली करात की पार्टी इस गठबंधन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए घटक दलों को छोटी छोटी कुर्बानियां देनी ही होंगी। इस प्रक्रिया को बल प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों को वह प्रभावी काम जारी रखना होगा जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किया है। एक राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष गठबंधन भी इन्हें शुरू कर सकता है। वर्तमान सत्ताधारियों का ठीक ठीक चरित्र फांसीवादी हो या उसमें फांसीवाद के कुछ तत्व, जो भी हो, इंडिया की रणनीति एक व्यापक गठबंधन बनाने की होनी चाहिए जो उस ऊर्जा और गतिशीलता से भरा हुआ हो जो 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नजर आई है। अंग्रेजी से रूपांतर अमरीश हरदिनिया। लेखक डॉक्टर राम पुनियानी IIT मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्युनिटी हार्मोनी अवार्ड से सम्मानित है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।